इस वीडियो में बात करेंगे जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बारे में। वो क्या कर रहा है अभी। जो साल होता है वो 12 महीने का होता है, परंतु क्या जो हमको टेलीकॉम कंपनियां जो हमसे पैसा लेती है, क्या एक साल में 12 ही महीने का लेते हैं या उससे ज़्यादा ले रही हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे जो फ़ोन खुद कंपनी बंद कर देती है, अगर आप उसको रिचार्ज करते हैं क्या वो रिचार्ज नहीं होता, या फिर कंपनियां उसके पैसे को हड़प लेती हैं। वो रिचार्ज होता रहता है बंद होने के बाद भी, और कंपनियां पैसे खाती रहती हैं। और तीसरी बात है, जो आपके आधार पे जितने नंबर जुड़े हुए हैं, क्या अगर कोई तुम्हारे आधार पे नंबर जुड़ा है गलत, कोई दूसरा यूज कर रहा है, अगर वो चेक करना चाहे कि इस आधार नंबर पर कितने नंबर जुड़े हैं, तो क्या उसको भी जो ट्राई की साइड है वो इन्फॉर्मेशन देती है। और जो चौथा है, जो टैरिफ रेट है, क्या उस पर ट्राई का यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई नियंत्रण है। अगर नियंत्रण नहीं है तो क्यों नहीं। इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। पहली बात, जो लोग कहते हैं लगातार कि महीना 30 दिन का होता है या 30 दिन का होता है, तो प्लान 28 दिन के क्यों होते हैं। और लोगों की ये बात केवल जहां में रह जाती है, उसको मजाक बना के रख दिया जाता है। पर हकीकत इसके पीछे इतना बड़ा फ्रॉड टेलीकॉम कंपनी करते हैं, क्योंकि वो हफ्ते के हिसाब से आपसे पेमेंट लेना शुरू करते हैं। उसका जो उनको फायदा होता है, क्योंकि पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं और महीने जबकि 12 होते हैं, तो उसका फायदा इन कंपनियों को ये होता है कि साल में आप लोगों से ये 13 महीने का पेमेंट ले लेते हैं। तो सरकार को पहली चीज तो ये तय करना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनियां आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। जब साल भर का पूरा साल 12 महीने का होता है, तो ये यूजर्स को उपभोक्ता से 13 महीने का पैसा क्यों ले रहे हैं पूरे साल। और ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां ही सर्विस दे रही हैं, सर्विस प्रोवाइडर और कंपनियां भी हैं जो केवल महीने के हिसाब से, अगर 28 दिन का महीना है तो उनका महीना 28 दिन में खत्म हो जाता है। अगर 31 दिन का महीना है तो उनका महीना 31 दिन में खत्म होता है। तो ऐसा इन कंपनियों में क्यों नहीं होता है। और इस चीज पर नियंत्रण जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी है ट्राई, उसका क्यों नहीं है। उसको किस लिए बनाया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है, कहाँ रेगुलेट कर रहा है इसको। और अगर नहीं कर पा रहा है तो उस पर किसका दबाव है, फिर वो उस कुर्सी में क्यों बैठा है। ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात थी कि अगर कोई फोन बंद हो जाता है, कंपनी फोन बंद होने का भी मैसेज डालती है। पता ये किसी कारण बस उस फोन में रिचार्ज नहीं था तो मैसेज उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है, और उपभोक्ता उसको रिचार्ज करता है, तो वो पैसा आज उसमें रिचार्ज हो जाता है, पैसा चले जाता है, और उसके बाद फोन काम नहीं करता। तो क्या वो पैसा लेना जायज है। जब फोन बंद है तो वो ट्रांजेक्शन फेल होना चाहिए, तो ट्रांजेक्शन फेल क्यों नहीं होता। और वो पैसा ये कंपनियों को क्या लेने का अधिकार है, जब ये वो जिस नंबर को ये खुद बंद कर चुके हैं, तो उसका पैसा ये क्यों लेते हैं। दूसरा सवाल ये है। और इस पर जो हमारी जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो क्यों एक्शन नहीं लेती। क्योंकि ये एक के साथ नहीं होता, लोग इंडिविजुअल पड़ जाते हैं। और ये सारे मुद्दे क्या होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के होते हैं। और कस्टमर इंडिविजुअल इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता, परंतु जो एक सामूहिक नुकसान हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा करोड़ों कंज्यूमरों का हो रहा है। और जिससे ये कई करोड़ों रुपये कमा रहे हैं बेबजाय, बिना सर्विस दिए हुए। 12 महीने साल भर की सर्विस देते हैं, 13 महीने का पैसा ले लेते हैं। और फोन बंद है, उसका रिचार्ज ले लेते हैं। उसके साथ साथ एक ट्राई ने अपना ही जो साइट डेवलप की है, संचार साथी .gov.in। उसमें तुम पता कर सकते हो कि मेरे नंबर पर, मेरे आधार पर कितने नंबर जुड़े हुए हैं। और एसएमएस करने के लिए वो एक नंबर मांगते हैं, ताकि वो उसमें एसएमएस करके आपको मैं बता सकें कि कितने नंबर इसमें जुड़े हैं। परंतु अगर वही वो नंबर तुम्हारे आधार पर किसी ने ले लिया हो फोन, और उसने अपने फोन से, उस फोन से जो तुम्हारे आधार से जुड़ा है किसी और के पास है, वो संचार साथी .gov.in पर जाकर वो प्रक्रिया करता है, तो उसको भी वो मैसेज मिल जाता है। अगर वो कोई फ्रॉड है और कोई जानबूझ के उसने किया है, वो तुम्हारे बाकी नंबर को ब्लॉक कर सकता है। उसको ये अधिकार उसमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है, ड्रॉबैक है ट्राई का, कि आधार पर जितने भी नंबर हैं, अगर किसी ने गलत तरीके से भी इशू करा रखे हैं, वो उन पर भी मैसेज भेज देता है कि इस नंबर पर, इस आधार पर कितने नंबर हैं, यानी जितने भी नंबर उस आधार से जुड़े हैं उसको मैसेज भेज देता है कि
इस पे कितने कितने नंबर, अगर किसी गलत आदमी ने ले रखा किसी दूसरे के आधार पर, उसको भी पता चल जाता है किस आधार पर कितने नंबर जुड़े हुए हैं। और वो जब चाहे, अगर उसकी पता चले कोई गलत मंशा हो, तो वो जो रियल यूजर है उसके और नंबरों को भी ब्लॉक कर सकता है, और जो नंबर वो चला रहा है उसी को चला सकता है। तो इस तरीके का जो एक वो दे रखा है, ट्राई ने जो कर रखा है, ये झोला इसको कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि बिना एक वो उसका साइड इफेक्ट का अध्ययन किए हुए, तो ये भी देखना चाहिए कि काम ही नहीं करना है, काम में वो चीज़ भी होनी चाहिए कि उसमें गलत काम ना हो सके। अब यहाँ पर उसको ये करना चाहिए कि जो नंबर आधार से जुड़ा है, मैसेज उसी नंबर पर आए। परंतु होता क्या है कि किसी नंबर पर भी आ सकता है, वो नंबर चालू होना चाहिए। और जो टैरिफ रेट है, कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद भी वो रेट बढ़ा देते हैं, टैरिफ रेट। और ट्राई का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जबकि अगर बिजली का रेट बढ़ता है तो जो विद्युत विनियामक आयोग है, यानी उसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बिजली का, अलग अलग स्टेट का, वो उसको रिकमेंड करता है कि आप इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और दूसरी ओर टेलीकॉम में ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बेकाबू क्यों हो रखे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो जियो है उसका 40.71 यानी लगभग 41% शेयर है जो टेलीकॉम सेक्टर में जो कंज्यूमर है, 41% कंज्यूमर जियो के पास है, और 33% करीब एयरटेल के पास है, वोडाफोन और आइडिया के पास है 18 साढ़े 18%, बाकी बीएसएनएल के पास 7%, और एमटीएनएल के पास 0.16% कंज्यूमर केवल है। अब ये किसको संरक्षण दिया जा रहा है, इससे ये समझने की जरूरत है, आखिर जो अनियमितताओं को करने का मौका दिया जा रहा है किसकी वजह से दिया जा रहा है, इन प्राइवेट कंपनी का मुनाफा कौन कमा रहे हैं, इनका मुनाफा जियो सबसे ज्यादा कमा रहा है, और जियो के बाद एयरटेल कमा रहा है, और फिर वोडाफोन, फिर बीएसएनएल, उसके बाद एमटीएनएल। तो ना ही सरकार की तिजोरी में पैसा जा रहा है, तो आखिर सरकार इन कंपनियों पर इतनी मेहरबान क्यों है, वो आम उपभोक्ताओं की चिंता क्यों नहीं कर रही है। और जबकि ट्राई को इसीलिए रखा गया है कि वो आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, उसकी जिम्मेदारी है, वो पोस्ट इसीलिए बनाई गई है कि इनको रेगुलेट करे, इनकी मनमानी रोके, परंतु उसके होते हुए इनको मनमानी करने की पूरी छूट मिल गई है। ये पूरी तरह स्वतंत्र है, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसा भी लाए। अगर जिस दिन इन्होंने कहा था 28 दिन का वो है हमारा टैरिफ रेट में जो 28 दिन का पैकेज है, उसको कहना चाहिए था ट्राई को, नहीं महीने का होना चाहिए। आप 12 महीने के जब साल होता है तो आप 13 महीने के पैसे उपभोक्ता से कैसे दे सकते हैं। और यही नहीं, और भी वो है सर्विस प्रोवाइडर जो महीने के हिसाब से लेते हैं, तो फिर ये इनके लिए अलग नियम क्यों है। तो ये आम उपभोक्ता को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आम उपभोक्ता के साथ। और क्योंकि वो छोटी छोटी बातें होती हैं, और आम उपभोक्ता इस लड़ाई को लड़ नहीं चाह सकता, ना ही इस पेचीदे में पढ़ना नहीं चाहता, पर देश के करोड़ों लोगों को, 140 करोड़ लोगों का देश है, सबको इस तरीके से लूटा जा रहा है। अगर 140 करोड़ में अगर देखा जाए तो 41%, यानी 41 लाख और करीब 56-60 लाख करीब उपभोक्ता केवल जियो के, करोड़, करीब 55-56 करोड़ उपभोक्ता जियो के हैं। तो वो अगर चूना लगा रहा है तो इतने उपभोक्ताओं से, यानी 55-56 करोड़ उपभोक्ताओं से 12 महीने के साल में 13 महीने के पैसे ले, क्योंकि वो 4 हफ्ते का 28 दिन का उसने उन्होंने बना दिए। उनके पीछे पीछे एयरटेल वोडाफोन सारी चल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है अगर हमने कुछ ऐसा पैकेज डिजाइन किया जो जियो के अनुकूल नहीं होगा, तो फिर हमारे को सर्विस देना मुश्किल हो जाएगा, सरकार हमारे खिलाफ बाधाएं खड़ी करेगी। जैसे कि पहले भी देखा गया था, एयरटेल पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, उसको कर्ज चुकाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया था, और घाटे में चली एयरटेल ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में देखा था, सरकार को चंदा दिया। तो ये किसी से छुपा नहीं है। अब इसमें क्या लग रहा है कि चंदा दो धंधा लोग का जो समीकरण है वो पूरी तरह साफ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जियो के ऊपर जो लगता है सरकारी भागीदारी या सरकार में बैठे लोगों की भागीदारी जियो कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व लग रही है, और इसलिए वो ये सारे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और ये तो चलो मान लिया कि हमारा हमारा पैकेज 28 दिन का है, तुम उसका बनाओगे 30 दिन का बनाओ, चलो छोड़ो। अब तुम्हारा फोन कोई बंद हो चुका है और उस नंबर पे कोई गलती से रिचार्ज कर देता है, तुम रिचार्ज एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो, वो फेल हो जाना चाहिए ट्रांजेक्शन। तो केवल ये है कि रिचार्ज हो गया, उपभोक्ता का पैसा फंस गया, वो कब तक लड़ता रहेगा अपने 200, 400, 500 रुपए के लिए। तो ये सारी चीजें अमाउंट छोटा देखकर करोड़ों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, तो इसको कौन नियंत्रण करेगा। और जो आधार नंबर वाली मेरी बात थी, अगर उसका मिसयूज हो गया, दूसरे के जो रियल उपभोक्ता है उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया, तो फिर कंपनी कहेगी कि तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, इसने तुम नहीं किया ब्लॉक।
परंतु हुआ क्या, उस आधार नंबर पे कोई और नंबर भी चल रहा था जो मिसयूज कर रहा था, और उसने देखा कि इस नंबर पे कितना चल रहा है उसके, क्योंकि वो आधार नंबर या वो फोन नंबर उससे भी जुड़ा है, कनेक्ट है वो, क्योंकि उसी आधार से वो फोन भी इशू हुआ है। तो उसको मैसेज चले गया कि ये फोन जुड़े हैं, उसने अपना फोन रहने दिया, बाकी को ब्लॉक कर दिया। तो फिर आप क्या कर लोगे और कैसे उसको ट्रेस कर लोगे? तो ये इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसी पर मैसेज जाए जो उस आधार से लिंक फोन, ये नहीं कि सबको मैसेज चले जाए जितने भी फोन उस आधार से इशू हुए। हाँ ठीक है, डिस्प्ले उसी को दिखाई देना चाहिए जो फोन उस आधार से लिंक है, ना कि हर उस फोन को जो उस आधार से लिया गया। तो अगर ऐसा ही अगर हमने कर दिया तो फिर हम फ्रॉड को कैसे रोक पाएंगे? हमने तो उसको भी अथॉरिटी दी, उसको भी परमिशन दे दी, वो भी चेक कर सकता है कि इस आधार से कितने फोन इशू है। और टैरिफ रेट पर तो किसी का नियंत्रण है ही नहीं, पूरी सारे कंज्यूमर हो रहे हैं, मनमानी है। अब इसमें एक और सवाल आता है कि जब फोन निर्माता को ये पता है कि जब उपभोक्ता है वो हर टाइप के हैं, वो G2 सर्विस वाले भी हैं, G3 भी हैं, G4 भी हैं, G5 भी हैं। अब जब वो अपना फ़ोन का हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो जिस भी नेटवर्क में यूज़ करे, उस नेटवर्क में वो फ़ोन काम करे और उसमें सारी सर्विसें आती हैं। तो फिर क्या कोई डाटा नहीं लेना चाहता है, तो उसको ज़बरदस्ती डाटा क्यों दिया जाता है? या फिर कोई कॉलिंग नहीं लेना चाहता है, चलो वो कहे यार मुझे तो केवल उस पे यूज़ करना है, तो उसको ज़बरदस्ती कॉलिंग के लिए क्यों किया जाता है? तुम केवल उसके उसमें रिचार्ज करो, डाटा रिचार्ज करो, खत्म करो बात। कहीं न कहीं क्यों इस तरीके के जो विकल्प हैं, कंज्यूमर के लिए क्यों नहीं छोड़े गए हैं? अगर कोई केवल डाटा यूज़ करता है तो उसको डाटा की छूट दे दी जाए। कोई केवल कॉलिंग यूज़ करता है तो उसे कॉलिंग की सर्विस दी जाए। जबरदस्ती डाटा थोपना या जबरदस्ती कॉलिंग की फैसिलिटी देना, ये कहाँ का न्याय है? इन चीज़ों पर भी ट्राई को सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल बात करता है फ़ोन पर, तो उसकी जबरदस्ती डाटा का पैक उसको दिया जाता है। कोई व्यक्ति को केवल एसएमएस और फ़ोन कॉल लेने हैं, तो तुम उसको डाटा का पैक क्यों दे रहे हो? कुछ व्यक्ति को ये होता है कि यूज़ करना है फ़ोन, उनको ऑनलाइन कई काम करने हैं, परंतु उसको कॉल के लिए यूज़ नहीं करना। तो फिर ऐसी सुविधा भी उनको मिलनी चाहिए कि वो केवल डाटा यूज़ करे, कॉलिंग के लिए यूज़ ना करे, कॉलिंग भी करे तो डाटा के बेस पर जो कॉलिंग होती है वो करे। तो जबरदस्ती दूसरी फ़ोन कॉलिंग के लिए तुम उसको क्यों ऐसा पैक बनाते हो? विकल्प खुले होने चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को ऐसा कस के रख दिया है कि जो हम चाहेंगे वो ही करोगे, नहीं तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुमको अगर यूज़ करना है, नहीं करना है, डाटा भी लेना पड़ेगा, कॉलिंग का पैक भी लेना पड़ेगा, एसएमएस का भी लेना पड़ेगा, सारे पैक लेने पड़ेंगे, चाहे तुम यूज़ करो या ना करो। तो इस तरीके की जो वो है नीतियाँ हैं, इस तरीके की जो लूटने की पॉलिसियाँ हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इन सब पर, जबकि आप भी सब कंज्यूमर हैं, जितने भी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर हैं, कोई जियो का है, कोई एयरटेल का है, कोई वोडाफ़ोन का है, कोई बीएसएनएल का है, कोई एमटीएनएल का है या होगा, क्योंकि अगर परसेंटेज है तो कुछ न कुछ मात्रा में तो अभी भी है ही। तो ये आप सबको सोचना है कि आखिर हमको क्यों लूटा जा रहा है इस तरीके से, और इस चीज़ को नियंत्रण करने की ज़िम्मेदारी हमारी है या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठा बंदा है, जो मोटी तनख्वाह ले रहा है, जो पूरा सिस्टम है, जो वहाँ पे पूरे कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, वो किस लिए बनाया गया है? वो हमारी जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ये जब हम पैक ले रहे हैं, इसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं, इसी टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है, तो हमारे उस पैसे को मिसयूज़ करने के लिए इनको क्यों रखा है? अगर उनको रेगुलेट ही नहीं करना, ये इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देना है, अगर इन्होंने उन्हीं के हितों की रक्षा करनी है, तो फिर ये उनको उनके वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, उन्हीं के खर्चे पे इनको रखा जाए। क्यों ये क्या रेगुलेट कर रहे हैं उनको ये? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी अपनी जो प्रतिक्रिया है, सबको जतानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से जताएँ, चाहे वो एक जो वो होता है, क्या कहते हैं, माउथ एडवर्टाइज़मेंट, एक-दूसरे से बात करने पर, चर्चाएँ करके, क्योंकि वो ज़बरदस्त एडवर्टाइज़मेंट होता है कि आप बातें करो कि गलत हो रहा है। अगर सरकार इन चीज़ों पर चुप क्यों है? एक छोटे-छोटे उपभोक्ता को क्यों मारे? एक तो फ़ोन ज़रूरी चीज़ कर दिया, बिना फ़ोन से तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। हर चीज़ तुम्हारे फ़ोन से अटैच कर दिया, हर चीज़ के लिए एसएमएस आता है, तो बिना फ़ोन के तुम्हारा काम चल नहीं सकता। पहले तो सरकार ने गलती कर दी, या तो सरकार उन गलती में इम्प्रूव करे, जो आदमी फ़ोन चलाना चाहे फ़ोन चलाए, जिसका नहीं चलाना चाहे वो मत चले। आपका आधार उससे लिंक कर दिया, आपके बैंक अकाउंट उससे लिंक कर दिए, आपकी दूसरी चीज़ें सारी सर्विसेज़ जितना भी आप लेते हो आपके फ़ोन से अटैच कर दिए। तो ठीक है, अच्छी बात कर दी, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया के आड़ में लूट तो नहीं होनी चाहिए। आप एसएमएस करो, ठीक है, तो उसको एसएमएस और कॉलिंग की सर्विस दो जिसको वही चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से ये है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया इसमें क्या है? आप लोगों को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप लोगों को भी टिप्पणी देनी चाहिए। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें अपना सुझाव भी देना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो देखा, एक मज़ा लिया और चले। वीडियो देखने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे अंदर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है उसको देखने के बाद। हमको क्या लग रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? यार हमको लगता है गलत हो रहा है, तो उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि क्या गलत हो रहा है और सही क्या होना चाहिए। अगर सही हो रहा है तो सही क्यों, क्या उसमें सही हो रहा है, ये अच्छा है, तो क्या उसमें आपत्ति है? उसमें भी एक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, तब इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। नहीं तो क्या हुआ कि जो इंस्टाग्राम और रील में मनोरंजन वाले जो वीडियो आते हैं, वही वाला हाल भी इन वीडियो का हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।